ठीक है, तो हम लोग एजेंसी चालू कर रहे हैं। मीनिंग ऑफ एजेंट। एजेंट कौन होता है? एजेंट वो पर्सन होता है जो कि एम्प्लॉय किया गया है टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, किसी और के लिए, रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल इज द पर्सन फॉर हुम एन एक्ट इज डन बाय द एजेंट। प्रिंसिपल वो होता है जिसके लिए एक एजेंट वर्क करता है एंड हु इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एजेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। और वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसके बिहाफ पर एजेंट वर्क करता है। अब तुम एजेंसी का टेस्ट कैसे करोगे? हाउ इज़ द टेस्ट ऑफ एजेंसी? वेयर अ पर्सन हैज़ द कैपेसिटी टू create contractual relationship between the principal and the third party, bind the principal by his own acts, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप। कोई भी एजेंट जो अपनी कैपेसिटी में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन अ प्रिंसिपल एंड अ थर्ड पार्टी, या बाइंड द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल को बाइंड कर देता है फ्रॉम हिज ओन एक्ट, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी। एज सिंपल एज दैट। ये हो गया तुम्हारा अबाउट एजेंट, अबाउट प्रिंसिपल एंड अबाउट देयर एजेंसी। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ एजेंसी? एजेंसी के साइलेंट। प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। सबसे पहले तो प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। जो प्रिंसिपल है वो एजेंट्स के एक्ट के लिए लाइबल होता है। द प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ एन एजेंट विच आर लॉफुली एंड विद इन द स्कोप ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल हर एजेंट के हर उस एक्ट के लिए लाइबल है जो कि एजेंट के पावर के अंदर है, उसकी अथॉरिटी के अंदर है, और विच आर लॉफुल। एक तो जो लॉफुल है, वो अनलॉफुल एक्ट्स उसके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, इवन प्रिंसिपल उसको डेलीगेट कर दे, लेकिन अनलॉफुल एक्ट्स होंगे नहीं। लॉफुल एक्ट्स प्लस जो उसकी अथॉरिटी के अंदर है, एक तो लॉफुल होना चाहिए, दूसरा वो उसके लिए ऑथराइज होना चाहिए। इफ़ ही इज़ नॉट ऑथराइज देन प्रिंसिपल इज़ नॉट लायबल। हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट? एजेंट कौन एम्प्लॉय कर सकता है? एनी पर्सन में एम्प्लॉय एन एजेंट इफ ही इज़ द एज ऑफ मेजोरिटी एंड ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। सबसे पहले तो वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए जो प्रिंसिपल है। ही शुड बी अबव 18 ईयर्स। दूसरा वो साउंड माइंड, पागल नहीं होना चाहिए वो। हु कैन बी एन एजेंट? एनी पर्सन कैन बिकम एजेंट। ये हो गया। हु कैन बिकम? एनी पर्सन कैन बिकम एजेंट, इवन अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट। एजेंट कौन बन सकता है? कोई भी एजेंट बन सकता है, कोई माइनर भी बन सकता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी। ये मतलब सोचने लायक है। प्रिंसिपल को तो 18 साल से ऊपर होना चाहिए प्लस साउंड माइंड का होना चाहिए, लेकिन एजेंट है वो बच्चा भी हो सकता है और पागल भी हो सकता है। एजेंट कोई भी हो सकता है। लाइबिलिटी ऑफ एन एजेंट, मतलब एजेंट जहाँ भी दिखे ना, ये मत समझना कि वो साउंड माइंड का है। पागल भी हो सकता है, 18 साल से कम भी हो सकता है। लाइबिलिटी ऑफ एन एजेंट, इसकी मैं रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि बिकॉज जो भी वो लीगल फॉर्मेलिटीज थर्ड पार्टी से करता है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में होता है, उसमें एजेंट की लाइबिलिटी नहीं होती। देयर प्रिंसिपल इज लाइबल, देयरफॉर एजेंट 18 साल से कम होगा, लेकिन जो दोनों के बीच एग्रीमेंट बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के लिए। तो इसमें 18 साल एजेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ एजेंट। एजेंट की क्या लाइबिलिटी है? जनरली एन एजेंट इज लाइबल टू द प्रिंसिपल। जनरली एक एजेंट प्रिंसिपल के लिए ही लाइबल होता है। एन एजेंट इज नॉट लाइबल टू द प्रिंसिपल इफ ही इज ऑफ माइनर और unsound mind. An agent is not liable to the principal if he is a एजेंट प्रिंसिपल के लाइबल नहीं होता है और अनसाउंड माइंड का भी। रिक्वायर ऑफ कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग एन एजेंसी। एजेंसी क्रिएशन के लिए कोई भी कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है। मतलब मैं अगर किसी पर्सन को अपना एजेंट बनाऊँ और मैं उसको कुछ भी पे ना करूँ और वो थर्ड पार्टी से मेरा रिलेशनशिप कर दे, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो फिर भी वो मेरा एजेंट कहलाएगा। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी कोड्स के एजेंसी क्रिएशन के मोड्स क्या है? सबसे पहले तो एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ए पर्सन में एम्प्लॉय अनदर पर्सन एज इज एजेंट बाई एंटरिंग इनटू एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट विद हिम। एक तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट के हिसाब से ये मोड है उसका। एक्सप्रेस एग्रीमेंट वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इम्प्लाइड एग्रीमेंट में पहला होता है एजेंसी बाई एस्टोपल। इफ अ पर्सन मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट टू अ थर्ड पर्सन दैट अ सर्टेन पर्सन इज हिज एजेंट और and the third party believing such representation to be true enters into a contract with the pretended agent.
पहली चीज़ तो ये कि इम्प्लाइड एग्रीमेंट में अगर कोई पर्सन ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि ये इसका एजेंट है, मतलब एक थर्ड आदमी बैठा हुआ ये पर्सन रिप्रेजेंट करता है कि ये मेरा एजेंट है, और उसके बिहाफ पे ये आदमी मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेता है, तो दैट पर्सन इज एन एजेंट बाय एस्टोपल, ठीक है. Then the person making the representative is prevented from denying the truth of agency. He may be held liable as a principal by such third party agency by holding out. Such an agency come into existence when a person by his affirmation or positive conduct leads third person to believe that the person doing some act on his behalf is doing with authority. एजेंसी बाय नेसेसिटी कंडीशंस. तीसरा है इसमें देयर वाज एन एक्चुअल एंड डेफिनेट नेसेसिटी फॉर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. The agent was not in a position to communicate with the principal. The act was done for the purpose of protecting the interest of principal. The agent was exercise such reasonable care as a man or ordinary prudence would have an exercise. The act is done bona fide. देखो पर्टिकुलर कोई एक पर्सन, ठीक है, एक दूसरे पर्सन को देखता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है, तो वो उसके बिहाफ में वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक नेचुरल वे से होती है, और वो प्रिंसिपल से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में भी है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस में आदमी वही काम करेगा और वो बोनाफाइड है, तो ये एजेंसी बाय नेसेसिटी कंडीशंस हो जाती है. एजेंसी बाय ऑपरेशंस और लॉ. एजेंट बाय ऑपरेशन लॉ राइजेस व्हेन द लॉ ट्रीट्स वन पर्सन एज द एजेंट ऑफ अदर. अब लॉ बोल दिया तुम उसके एजेंट हो, तुम ये काम करो, तो वो हो ही गया एजेंसी बाय ऑपरेशन और प्रोग्राम. फिर एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन मीन्स if a person acts on behalf of another person, name the principal, the pretended agent acts without the knowledge or consent of the principal, and afterward the principal accepts as the agency of rectification comes into existence. मतलब रेक्टिफिकेशन में ये है कि अपने प्रिंसिपल से बिना पूछे वो काम किया, प्रिंसिपल ने मना किया था तब भी किया, बाद में प्रिंसिपल उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन हो जाता है. एफेक्ट्स ऑफ रेक्टिफिकेशन में क्या होता है? Principal is bound by the acts rectified by him as if such has been performed by his authority. Rectification relates back to the actual date of the act, that is, and not from the date when the act was rectified. मतलब अगर उसने मान लिया कि चलो ठीक है मेरी अथॉरिटी में किया और मैं इसको मानता हूँ, तो वो जो एक्ट है वो जब किया तब से वो जिम्मेदार होगा, ये नहीं कि जब आपने माना तब से, जब वो एक्ट हुआ तब से वो जिम्मेदार हो जाएगा. ये आपके मोड्स ऑफ एक्ट होते हैं. यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, वेदर हस्बैंड इज लायबल फॉर द साड़ीज परचेज बाय वाइफ. ठीक है, इसमें पूछा गया है कि हस्बैंड लायबल है, ये मई 2008 में CAP2 में पूछा गया. इसमें लिखा है आर इज द वाइफ ऑफ P. C परचेज सम साड़ीज ऑन क्रेडिट ऑफ from Q. Q demanded the amount from P. P refused. Q filed a suit against P for said amount. Decide in the light of provision of Indian contract whether Q would succeed. Now इसमें किया Q is entitled to sue P since the husband is liable for the necessities supplied to his wife. हस्बैंड लायबल है जो उसकी वाइफ को नेसेसिटी सप्लाई की गई है. सिंस द वाइफ हैज एन इम्प्लाइड ऑथोरिटी टू प्लेज हिज हस्बैंड्स क्रेडिट फॉर नेसेसरी, सिंस इट इज अ लीगल प्रिजम्पशन दैट अ मैरिड वुमन इज एन एजेंट ऑफ हस्बैंड. मैरिड वुमेन हस्बैंड की एजेंट होती है, तो वो लायबल है. वेदर अ प्रिंसिपल इज लायबल टू अ थर्ड पार्टी फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बाय हिज एजेंट. ये जून 2009 में CAP2 में. आर ऑफ न्यू दिल्ली सेंड्स हिज एजेंट M टू परचेज सर्टेन गुड्स फ्रॉम ग्लोबल एंटरप्राइज मुंबई ऑन क्रेडिट फॉर हिम. लेटर ऑन आर पेज द अमाउंट फॉर द गुड्स परचेज्ड. ऑन अनदर ओकेजन he sends M to purchase goods, but this time pays sufficient cash to M for the purpose. M, however, again purchases the goods from but on credit, and soon thereafter he dies. Global Enterprises files a suit from R for recovery of the said amount. Decide whether Global Enterprise would be given any relief by the court under the provision. R is liable to Global Enterprise for good purchased by M. Since the principal is bound to the third parties for all such acts of the agent as are within the scope of authority of the agent. Since in previous occasion purchase of goods and subsequent payment for such goods of R established that it was within the scope and authority of M to purchase the goods of. इसमें सिंपल सी चीज़ ये बोली गई है
आर ने अपने एक बंदे को एम को भेजा एजेंट को गुड्स खरीदने के लिए, तो उसने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा एम ने, बाद में आर ने उसको पे कर दिया जो सप्लायर था। फिर उसने एम को भेजा, लेकिन इस बार कैश के साथ भेजा, लेकिन फिर भी एम ने क्रेडिट पे गुड परचेज कर लिया और क्या बोलते हैं, फिर उसके तुरंत बाद मर गया। अब उसके बाद जो सप्लायर है उसने आर पे सू कर दिया, तो अब आर को एज पर आंसर आर को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज एम वाज द एजेंट ऑफ आर और वो ही वाज रिप्रेजेंटिंग मिस्टर एम, M was representing Mr. R and R is liable for the acts of M, so he needs to pay. इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, since the principal is bound to third parties for all such acts of the agent as are within the scope and authority of agent. Since the principal is bound to third parties for all such acts of the agent as are within the scope of agent of authority, since on a previous occasion purchase of goods by M on behalf of R and subsequent payment for such goods by R established that it was within the scope of authority of M to purchase goods on credit on behalf of R. Now what are the essentials of a valid ratification? अगर आप ratify कर रहे हो तो उसके valid essentials क्या है? पहला, होल ट्रांजेक्शन, इट मस्ट बी डन फॉर होल ट्रांजेक्शन, इन फैक्ट रेटिफिकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन ऑपरेट्स एज अ रेक्टिफिकेशन ऑफ होल ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन है आप उसको पार्टली रेक्टिफाई करो वो नहीं चलेगा, ठीक है। आप पार्टली रेक्टिफाई करते हो तो मतलब वो होल ट्रांजेक्शन इज रेक्टिफाइड, ये पहला एसेंशियल है। या तो आप रेक्टिफिकेशन नहीं किए, दूसरा फुल रेक्टिफिकेशन किए, तीसरा जो आप पार्ट रेक्टिफिकेशन किए वो भी फुल रेक्टिफिकेशन माना जाएगा। दूसरा, एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, द एक्ट डन बाय अ पर्सन on behalf of another person can only be rectified। आपके बिहाफ पे किसी ने काम किया हो उसी को आप रेक्टिफाई कर सकते हो, तीसरे पर्सन को नहीं। अब इस पर्सन ने दूसरे पर्सन के बिहाफ पे काम किया तो आप कहाँ से रेक्टिफाई करोगे उसको, वो तो उसी पर्सन को रेक्टिफाई करना होगा। Acts within principal's power, rectification can be made only of the acts which principal had a power to do। अब एजेंट ने बोला कि मैं ये 20 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा, मेरा प्रिंसिपल पे करेगा इसके लिए। भाई मेरी औकात 5 करोड़ की है, मैं 20 करोड़ कहाँ से दूंगा उसको, तो मैं उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। नो, यू कांट रेक्टिफाई। Rectification can be made only by such person for whom the act was done। जिस पर्सन के लिए वो काम किया गया है वही पर्सन उसको रेक्टिफाई कर सकता है, चौथा पर्सन नहीं कर सकता। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, द प्रिंसिपल मस्ट हैव द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी बोथ एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड एट द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन। अब भाई साहब मेरे एजेंट ने बोला 20 करोड़ की बिल्डिंग खरीद ले, हाँ, और आज मेरी औकात 5 करोड़ की है, तो आज तो मेरे पावर में है नहीं। कल को मेरी लॉटरी लग गई और परसों मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ, मैं खरीद लूँगा, तो जिस दिन मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ उस दिन तो मेरी औकात है, लेकिन जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट बना उस दिन मेरी औकात नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। बोथ डेज में आपकी औकात होनी चाहिए, ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑन द डेट ऑफ you are rectifying the no damages to third party। rectification cannot be made if it would result in damage to third party। आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से एक थर्ड पार्टी को डैमेज हो रहा है, आप वो रेक्टिफाई नहीं कर सकते। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंट एट द टाइम व्हेन द एक्ट वाज डन इन हिज नेम। अब एक एजेंट ने किसी के बिहाफ पे काम कर दिया और पता चला वो पर्सन एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। आई एम सॉरी। फुल नॉलेज, नो वैलिड रेक्टिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव। Thus the principal must have full knowledge of all the material facts। आपने कोई एक्ट किया वो मटेरियली डिफेक्टिव है, मतलब उसका जो मेन मटेरियल वही, मेन मटेरियल मीन्स नॉट मटेरियल, द सब्जेक्ट मटेरियल इज डिफेक्टिव, तो इसके लिए प्रिंसिपल वैलिड नहीं है, उसको फुल नॉलेज होनी चाहिए। लॉफुल एक्ट, ओनली दोज एक्ट्स व्हिच आर लॉफुली कैन बी रेक्टिफाइड, वॉइड, इलीगल एंड अल्ट्रा वाइड एक्ट्स कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, इट इज क्लियर इन इटसेल्फ। कम्युनिकेशन, रेक्टिफिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द थर्ड पार्टी सो एज टू बाइंड हिम। रेक्टिफिकेशन आपने किया, वो थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो वो कहाँ से रेक्टिफाई होगा। वो थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट कर दे तो वो उसको बाइंड करता है विद इन रीजनेबल टाइम। एक रीजनेबल टाइम के अंदर आप रेक्टिफाई कर दो, देन इट्स ओके। ऐसा नहीं कि आज की और अपने साल भर
तो वो दिक्कत है फिर, है ना। तो अब ये तुम्हारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइप के हो गए, है ना। तो इसमें एक पहले तो क्या हो, होल ट्रांजेक्शन, सब पूरे ट्रांजेक्शन को होना चाहिए। दूसरा एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन होना चाहिए। तीसरा एक्ट्स विद इन द प्रिंसिपल्स पावर होना चाहिए। चौथा बाय द प्रिंसिपल होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में होना चाहिए प्रिंसिपल। नो डैमेजेस टू थर्ड पार्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए। फुल नॉलेज होना चाहिए। लॉफुल एक्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन होना चाहिए। विद इन रीजनेबल टाइम होना चाहिए। इज इट ओके? नाउ काइंड्स ऑफ एजेंट। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एजेंट आर देयर? स्पेशल एजेंट, सबसे पहले स्पेशल एजेंट। एन एजेंट हु इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट। स्पेशल एजेंट हैज लिमिटेड अथॉरिटी। ही कैनॉट बाइंड द प्रिंसिपल इन एनी manner other than that for which he is employed. The authority of the special agent comes to an end as soon as the act for which he is appointed is completed. सिंपल सी बात है, मैंने एक स्पेशल एजेंट अपना अपॉइंट किया है, इसका मतलब मैंने उसको एक स्पेसिफिक एक्ट के लिए अपॉइंट किया है। उसकी अथॉरिटी उस स्पेसिफिक एक्ट के लिए है, उस एक्ट के बाहर जाके वही काम करता है, तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं है। और जैसे ही मेरा वो काम खत्म हो जाता है, स्पेशल एजेंट का काम भी खत्म हो जाता है। एक जनरल एजेंट, एजेंट who is employed to do all the acts connected with a particular business of the principal. A general agent has the authority to bind his principal with all the acts connected with his business for which he is employed. The authority of the general agent continues until it is put to an end. आपके बिजनेस से रिलेटेड एक एजेंट जितना भी काम करता है वो उसकी अथॉरिटी के अंदर होता है और उसके लिए प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा। जब तक आप एजेंट की एजेंसी पूरी ख़त्म नहीं कर देते हो कि नो थिस फिनिश, तब तक वो आपको बाइंड कर सकता है। यूनिवर्सल एजेंट, हु इज़ यूनिवर्सल एजेंट? एन एजेंट हु इज़ ऑथराइज टू डू ऑल द एक्ट्स विच द प्रिंसिपल कैन लॉफुली डू एंड डेलीगेट। एक प्रिंसिपल जो भी लॉफुली एक्ट कर सकता है और डेलीगेट कर सकता है, वो हर काम अगर वो एजेंट कर रहे तो उसको यूनिवर्सल एजेंट बोलते हैं। मर्केंटाइल और कॉमर्शियल एजेंट, मर्केंटाइल और कॉमर्शियल एजेंट कौन होते हैं? मर्केंटाइल एजेंट मीन्स एन एजेंट हैविंग द अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, consign the goods for the purpose of sale, buy the goods, raise money on the security of goods, acting as mercantile agent in the ordinary course of business. एक एजेंट जो कि सामान बेचता है, कंसाइन करता है गुड्स को बेचने के लिए, गुड्स खरीदता है और मनी रेज करता है गुड्स की सिक्योरिटीज के लिए। ही इज अ मर्केंटाइल एजेंट, मतलब वो मर्चेंट से रिलेटेड है, परचेज और सेल से ऑफ पर्टिकुलर गुड्स। नॉन मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? एन एजेंट हु डज नॉट डील इन मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन। दिस इंक्लूड्स अटॉर्नी, सॉलिसिटर्स, गार्जियंस, प्रमोटर्स, वाइफ एसेट्रा। ये सब लोग मर्केंटाइल एजेंट नहीं हैं। मतलब मेरी वाइफ, शी इज़ नॉट अ मर्केंटाइल एजेंट। प्रमोटर भी तुम्हारे मर्केंटाइल एजेंट नहीं है, वो परचेज ऑफ सेल्स गुड्स नहीं कर सकते। गार्जियन हो गए, सॉलिसिटर्स हो गए, अटॉर्नी हो गई। डेल क्रेडिटर एजेंट, डेल क्रेडिटर एजेंट कौन सा होते हैं? ही इज अ मर्केंटाइल एजेंट हु इज कंसिडरेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा कमीशन गारंटीज हिज प्रिंसिपल दैट पर्सन विद whom he enters into contract on behalf of the perform his obligation. He occupies the position of the guarantor as well as an agent. अब जैसे पर्टिकुलर एक एजेंट है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन करता है। हो सकता है सारे थर्ड पार्टीज़ को मैं नहीं जानता हूँ, वो अपने बिहाफ पे ट्रांजैक्शन। अब मुझे डर लगता है कि क्या बोलते हैं, वो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी मुझे पेमेंट करेगी कि नहीं, क्योंकि मेरा और थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें डेल क्रेडिटर एजेंट खाली हम लोग काम करवा रहा है। तो डेल क्रेडिटर एजेंट अगर नहीं, नॉर्मल एजेंट अगर 5% कमीशन ले रहा है तो डेल क्रेडिटर एजेंट बोलता है मैं 10% कमीशन लूँगा, लेकिन जिससे आपका मैं कॉन्ट्रैक्ट करा रहा हूँ उसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि वो आपको पूरा पेमेंट करेगा, अगर नहीं करेगा तो आई विल पे यू। So that is a del creditor agent. He uses credibility and he takes extra commission from you. That is a del creditor agent, and he is a mercantile agent. Pretendent agent. Who is a pretendent agent? Who is a pretendent agent? A person who truly represents himself to be authorized agent of another and thereby includes a third party to deal with him is called a pretendent agent.
जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है तीसरे पर्सन के सामने कि मैं इसका एजेंट हूँ, वो एक प्रिटेंडेड एजेंट होता है। हु इज अ सब एजेंट? ए सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। ओरिजिनल एजेंट का जो एजेंट होता है वो सब एजेंट होता है। सब्सटीट्यूटेड एजेंट, वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू नेम another or implied authority to name another person to act for the principal in the business of the agency has named another person accordingly, such not a sub-agent but an agent of the principal for such part or the business as interested to. In selecting such substitute, an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case, and if he does it, not responsible to the principal for the action negligence of the agent so selected. मान ले मैं किसी के लिए एज ए एजेंट वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, आई हैव टू गो समवेयर, मैंने एक पर्सन को अपॉइंट किया अपनी जगह कि तुम मेरी जगह 2-3 दिन के लिए एज एन एजेंट वर्क करो। मैं उसको सब चीज़ समझा देता हूँ और वर्क करता है। तो वो जो वर्क करता है ही इज़ अ सब्सटीट्यूटेड एज एजेंट फॉर 2 or 3 days। वो कोई ऐसा काम करता है जो कि एजेंट की अथॉरिटी में नहीं है या उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से कुछ लॉस होता है, तो ये पूरी जिम्मेदारी उस एजेंट की है, ना कि प्रिंसिपल की। ठीक है। व्हाट इज द ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट? टू कंडक्ट द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल, ये ड्यूटीज है। टू वर्क विद रीजनेबल डिलिजेंस, केयर एंड स्किल। टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल ऑन डिमांड, प्रॉपर अकाउंट्स दे प्रिंसिपल को। टू कम्युनिकेट विथ हिज प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्टी एंड सीक हिज इंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेट करे अपने प्रिंसिपल को इन केस ऑफ डिफिकल्टी एंड सीक हिज इंस्ट्रक्शन। नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट अनलेस ऑल द मटेरियल फैक्ट्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू द प्रिंसिपल एंड कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल हैव बीन ऑब्टेन्ड। इफ द एजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल डील्स इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी ऑन हिज ओन अकाउंट, द प्रिंसिपल हैज द फॉलोइंग राइट्स. He may repudiate the transaction if the agent dishonestly conceals any material fact or the dealing of the agent prove to be disadvantageous to him. He may claim from the agent the benefits derived by the agent, not to make any secret profit out of the agency business other than the agreed remuneration. आप secret profit नहीं बना सकते. To remit to the principal all the sums received in the principal's account in accordance with the terms, not to delegate authority or appoint sub agent. नहीं, authority नहीं delegate कर सकते हो और sub agent अप्लाई कर सकते हैं. These are all the standard to protect and preserve the interest on behalf of the principal representative in case of his death or insolvency of a principal. Not to use information obtained in the course of agency against the principal. Secret profits earned by agent, remedies available to principal. Mr. Ahuja of Delhi engaged Mr. Singh as his agent to buy a house in West Extension area. Mr. Singh bought a house for rupees 20 lakhs in the name of a nominee and then purchased it himself for rupees 24 lakhs. He then sold the same house to Mr. Ahuja for 26 lakhs. Mr. Ahuja later comes to know the mischief of Mr. Singh and tries to recover the excess amount paid to Mr. Singh. He is entitled to recover any amount from Mr. Singh, if so, how much? Non-disclosure of profits of rupees 6 lakhs amounts to breach of duty of Mr. Singh. देखिए इसने 20 लाख में खरीदा, 26 लाख में भेजा, तो 6 लाख का प्रॉफिट है. Since Mr. Singh, without disclosing all material facts and without obtaining the consent of Mr. Ahuja, deal the business of agency of his own account. Since Mr. Singh made a secret profit, Mr. Ahuja is entitled to repudiate the contract or to claim फ्रॉम मिस्टर सिंह रुपीज़ 6 लाख. या तो रिपीटेड कर दे कॉन्ट्रैक्ट के, हमें कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है, तुम गलत की हो, या मिस्टर सिंह से 6 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं. वेदर एन एजेंट इज लायबल टू द प्रिंसिपल इफ ही मेक्स अ प्रॉफिट बाय कंसीलिंग अ मटेरियल फैक्ट विथ रेट्रोस्पेक्टिव time the subject matter of agency. P appoints A as its legal agent to sell his estate. A, on looking over the estate before selling it, finds the existence of a good quality granite mine on the estate, which is unknown to P. A buys the estate himself after informing P that he wishes to buy estate for himself but conceals the existing of granite mine. P allows A to buy the estate in ignorance of existence of mine, instead giving the reasons in brief the rights of P, the principal, against the A of the agent. सिंपल सी चीज़ है.
पी के पास एक बड़ा सा स्टेट है, उसको सेल करना है, उसमें ग्रेनाइट माइन भी है जो पी को पता नहीं है। तो ए जो है उसको पता है कि उसमें ग्रेनाइट माइन है, तो वो पी को नहीं बताता और बोलता है कि आप मुझे ही बेच दो, मैं ही खरीदूंगा। तो पी उसको बेच देता है। अब इस केस में व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ए हैज़ इन्फॉर्म्ड पी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ माइन बिफोर ही परचेज द स्टेट, बट आफ्टर 2 months ही सोल्ड द स्टेट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 lakh. Non-disclosure of facts of existence of mine amounts to breach of duty by A. Since A, without the disclosing of material facts and without obtaining the consent of P, deals the business of. If A had informed P about the existence of mine, then A would not be liable, even though he has make a profit of ₹1 lakh. Such a case there is no. सिंपल सी बात है, वो नहीं बताया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो बता देता तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जो भी प्रॉफिट होता वो एजेंट का होता। राइट्स ऑफ एन एजेंट, एजेंट के क्या राइट्स है? टू रिटेन मनी आउट ऑफ द सम्स रिसीव्ड इन बिजनेस एजेंसी बिजनेस फॉर एडवांसेज मेड और एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड रेम्युनरेशंस ड्यू टू हिम। टू रिटेन मनी आउट ऑफ द सम्स रिसीव्ड इन एजेंसी, टू रिटेन मनी इनकम टैक्स रिटर्न मुझे फाइल करना है। दूसरा अंशुमान से पूछना है। तीसरा आई डोंट नो। एजेंट का क्या राइट है? पहला राइट टू रिटेन मनी आउट ऑफ द सम रिसीव्ड इन एजेंसी बिजनेस फॉर एडवांसेस मेड और एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड रेम्युनरेशन ड्यू टू हिम। मैं एजेंट हूँ, मैंने कुछ डील की, मुझे प्रिंसिपल को पैसा देना है, तो मैं वो सम अपने पास रख सकता हूँ जो कि मेरी फीस है, जितना मैंने एडवांस दिया उनको और जितना भी एक्सपेंसिव मेरा एक्सपेंसेस हुआ है। टू रिसीव द एग्रीड रेम्युनरेशन इफ द रेम्युनरेशन इज नॉट फिक्स्ड दैट ही हैज़ द राइट टू रिकवर सच रेम्युनरेशन एज इट्स यूजुअल एंड कस्टमरी इन सच बिजनेस। राइट है रेम्युनरेशन रिसीव करने का। राइट ऑफ लीन ऑफ प्रिंसिपल्स गुड्स papers and other property until the remuneration due to him is paid. Right of lien on principal's goods, papers and other properties until the remuneration due to him is paid. प्रिंसिपल का गुड, पेपर और अदर प्रॉपर्टी भी रख सकता है वो, अगर उसका रेमुनरेशन पे नहीं किया गया है। एन एजेंट हैज द राइट टू बी indemnified by the principal against the consequences of all lawful acts done in the exercise of authority conferred on him. An agent has the right to be identified by the principal. An agent has the right to be identified by the principal against the consequences of all lawful acts done in the exercise of the authority. एजेंट को ये भी राइट है कि वो प्रिंसिपल से सही जानकारी प्राप्त करे कि कोई भी वो कॉन्ट्रैक्ट में उतरता है तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। An agent had the right to indemnify by the principal against consequence of the acts done in good faith and that caused an injury to third person. वो कुछ भी काम गुड फेथ में करे और वो थर्ड पर्सन को इंजरी हो तो ये भी एजेंट के नोन में होना चाहिए, indemnify होना चाहिए। To claim compensation for injury caused because the principal a negligent or want of skill. Simple. When an agent is personally liable, agent personally liable कब होता है? This is the main thing, general rule. Only the principal can enforce and can be held liable on the contract entered into by the agent. Simple चीज़ है। The agent is not personally liable on a contract entered into by him on behalf of the principal. ये normal हो गया। Exceptions. When agent acts for sale or purchase of goods for a principal resides abroad. फॉरेन प्रिंसिपल, अगर फॉरेन प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहे हो तो पर्सनली लाइबल हो। वेयर इट इज़ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट द एजेंट शैल बी पर्सनली लाइबल। जब कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली मेंशन हो कि एजेंट लाइबल होगा तो वो लाइबल होता है। वेयर एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल का नेम डिस्क्लोज नहीं किया तो मैं पर्सनली लाइबल हूँ। वेयर द प्रिंसिपल इज डिस्क्लोज्ड बट नॉट बी इश्यूड फॉरेन सोवेनियर्स एम्बेसडर एक्सेट्रा। आपने प्रिंसिपल का नाम तो डिस्क्लोज किया है लेकिन आपने लिखा है कि प्रिंसिपल को आप सू नहीं कर सकते, वो फॉरेन एम्बेसडर्स है, सोवर्जियनियंस हैं, तो एजेंट पर्सनली लाइबल होता है। व्हेन द प्रिंसिपल इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द एक्ट वाज डन, द एजेंट
एक्टेड फॉर अ नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल, मेरा प्रिंसिपल मर गया है और उसके बावजूद मैं उसके बिहाफ पे काम कर रहा हूँ और ये मुझे जानकारी में है, तो मैं उसके लिए पर्सनली लायबल हूँगा। व्हेन द एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी और कमिट्स अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, ये तो आप समझ ही गए होंगे। व्हेन ही एक्ट्स एज अ प्रिटेंडेड एजेंट, वो प्रिटेंड कर रहा है और प्रिंसिपल उसको रेक्टिफाई नहीं करता है, तो वो पर्सनली लायबल होता है। व्हेन ही रिसीव्स और पेज मनी बाय मिस्टेक और फ्रॉड, वो बाय मिस्टेक अगर मनी पे कर देता है या फ्रॉड के थ्रू पे कर देता है तो वो पर्सनली लायबल है। ऐसा नहीं कि वो मेरा एजेंट है और वो मिस्टेक से किसी को भी 5 लाख रुपया दे दिया तो चलो ठीक है प्रिंसिपल लायबल नहीं, उसके लिए एजेंट लायबल है, वो पर्सनली लायबल होगा, उसको मुझे पे करना होगा। वेयर एन एजेंट साइंस a negotiable instrument without mentioning that he is signing as an agent, where agent साइन करता है एक negotiable instrument को और ये मेंशन नहीं करता है कि वो एक एजेंट के तौर पे साइन कर रहा है, तो वो पर्सनली लायबल है। where the uses of trade or custom makes an agent personal liable, एक ट्रेड और कस्टम एजेंट को पर्सनली लायबल करता है। एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट, इसका मतलब मुझे पता नहीं है। When agency is created for securing some benefit to the agent over and above his remuneration as an agent, it is called agency coupled with interest. मतलब एक एजेंट बनाया गया है और उसको मैं कुछ रेमुनरेशन के ऊपर भी कुछ देता हूँ, तो वो होता है एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। The interest should exist at the time of creation of agency. If the interest arises after the creation of agency, then it would not be called an agency coupled with interest. मैंने एक एजेंसी क्रिएट की है तो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है कि मुझे जो भी रेमुनरेशन मिलेगा उसके ओवर एंड अबव भी कुछ मिलेगा, तो वो लिखा जाएगा एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। लेकिन एजेंसी बनने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिलता है तो वो एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट नहीं बोला जाएगा। एजेंसी कपल्ड with interest cannot be terminated to the prejudice of such interest. Agency coupled with interest does not terminate even on the death or insanity of the principal. Thus, such agency is irrevocable to the extent of such interest. Revocable नहीं होती, वो irrevocable होती है। Irrevocable agency, agency coupled with interest. Such agency cannot be terminated to the extent of such interest. Part exercise of authority by the agent, where the agent has partly exercised the authority, the principal cannot revoke the authority so far as regards such act and obligation as arise from the acts already done in the agency. Personal liability incurred by agent, where an agent has incurred personal liability, the agency is irrevocable. Delegation of authority. The general rule is that an agent cannot lawfully employ another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally. Exceptions क्या है इसमें? There is a custom or uses of trade to that effect. ऐसा custom में custom मतलब पहले से चलता चला आ रहा है कि ऐसा होता है। तो where power of an agent to delegate can be inferred from the conduct of both the principal and agent, where principal और agent के दोनों के जिस तरह से काम करते उस समय है कि हाँ वो डेलीगेट कर सकते हैं, तो डेलीगेट हो सकता है। वेयर द प्रिंसिपल इज अवेयर ऑफ द इंटेंशन ऑफ द एजेंट टू अपॉइंट सब एजेंट बट ही डज नॉट ऑब्जेक्ट टू इट, वेयर द प्रिंसिपल इज अवेयर ऑफ द इंटेंशन ऑफ द एजेंट, ठीक है। व्हेन प्रिंसिपल परमिट्स अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट, द प्रिंसिपल खुद ही बोल देगा सब एजेंट अपॉइंट कर दो, तो उसमें क्या है, फिर तो कर ही सकते हैं। इफ़ द नेचर ऑफ द एजेंसी सच दैट द सब एजेंट इज नेसेसरी, भाई एजेंसी की रिक्वायरमेंट ही है कि सब एजेंसी होगी, तो ये एक्सेप्शन है। वेयर द एक्ट टू बी डन इज प्योरली मिनिस्ट्रल एंड नॉट इन्वॉल्विंग कॉन्फिडेंस और यूज ऑफ डिस्क्रिशन, वेयर अनफोर्सिन इमरजेंसीज अराइजेज रेंडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ, जब इमरजेंसी अराइज हो गई तो उसमें आप कर ही सकते हो, क्या करोगे उसमें, sorry. What are the legal relationship between the principal and the agent and sub-agent? Wow. If sub-agent is properly appointed, principal is bound to the third parties for the acts of sub-agent.
The agent is responsible to the principal for the acts of sub-agent. The sub-agent is responsible to the agent for the acts done by him. The sub-agent is not responsible to the principal except in case of fraud and willful wrong. सब एजेंट के केस में प्रिंसिपल लायबल होगा. एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रिंसिपल को. सब एजेंट के लिए सब एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द एजेंट फॉर द एक्ट्स डन बाय हिम. देखो सब एजेंट के केस में चीज़ क्या है. पहली बात तो प्रिंसिपल लायबल होगा फॉर द नॉर्मल एक्ट्स ऑफ अ सब एजेंट. ठीक है. सब एजेंट रेस्पॉन्सिबल होगा अपने एजेंट को. सब एजेंट की जितनी भी एक्ट्स है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट को है. द सब एजेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ, ठीक है, फ्रॉड विलफुल रॉन्ग के केस में सब एजेंट रेस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को. अगर सब एजेंट फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग करता है तब वो डायरेक्ट प्रिंसिपल को रेस्पॉन्सिबल है, एल्स अपने एजेंट को रिस्पॉन्सिबल है. If sub agent is not properly agent, principal is not bound to the third parties for the acts of sub agent. सब एजेंट अगर प्रॉपरली नहीं हुआ है तो प्रिंसिपल बाउंड नहीं है. द एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट. द सब एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द एजेंट फॉर द एक्ट्स डन बाय सब एजेंट, नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल. लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट. Principal is liable for the acts of agent. The principal is liable for all the acts of an agent which is not lawful and within the scope of agent's authority. The contracts entered into by the agent on behalf of the principal have the same legal consequences as if these contracts were made by the principal himself. ठीक है. When agent exceeds his authority, where the acts done with the agent authority are separable from the acts done beyond authority, the principal is not bound for the excess act done by the agent. If no, the principal is not bound by the transaction and principal can repudiate the whole transaction. Terminations of an agency. एजेंसी का टर्मिनेशन कैसे होता है? पहला बाई एग्रीमेंट. द प्रिंसिपल एजेंट में म्यूचुअली एग्री टू टर्मिनेट एग्जिस्टिंग. सो सिंपल. बाई रिवोकेशन. व्हेन एजेंसी इज कपल्ड विद इंटरेस्ट द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द एजेंसी टू द prejudice of such interest. The principal can revoke the authority at any time before the authority has been exercised so as to bind the principal. The principal cannot revoke the authority given to his agent after the authority has been partly exercised. When agency is for fixed period, the principal must make compensation to the agent for premature revocation of agency without sufficient cause. Revocation may be expressed or implied from the conduct of the principal by the agent renouncing the business of the agency. Renunciation may be expressed or implied from the conduct of agent. When agency is for fixed period, the agent must make compensation to the principal for premature revocation of agency without sufficient cause. By operation of law भी हो सकती है. Completion of business of agency पहला. Death or insanity of principal or agent दूसरा. तीसरा हो गया where the principal or the agent being a company is dissolved. चौथा डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी. पांचवा प्रिंसिपल बिकम इंसॉल्वेंट. छठा एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड वेयर एजेंसी वाज फॉर अ फिक्स पीरियड. तो ये होता है पूरा एजेंसी के बारे में. दैट्स ऑल.